रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट। अगर बात करें आम इंतखाबात की, 2024 में जो आम इंतखाबात हुए हैं और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, अपनी अपनायत का मुजाहरा किया है अवाम के आगे कि हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे। और जो रिजल्ट आया आम इंतखाबात का, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अलावा इंटरनेशनल लेवल पर देखा गया कि आम इंतखाबात में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन जीता, कौन हारा। बात करने का मकसद ये है कि जो मौजूदा सियासी हालात हैं, जो मौजूदा हालात मेरे प्यारे पाकिस्तान के हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर डिस्कस हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के हालात को डिस्कस किया जा रहा है। जो नौजवान नस्ल है, जो नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल है, उसके बारे में कौन सी पार्टी ने क्या किया और कौन सी पार्टी क्या करेगी। दावे तो मुतअद्दिद पार्टियां कर रही हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आखिर कौन सी ऐसी पार्टी है जो मेरे प्यारे वतन अजीज पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकालेगी। मेरे प्रोग्राम आज की बात में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार फैसल मुजीबुर रहमान शामी साहब, किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। और मेरे जो दूसरे मेहमान हैं मुनीर अहमद भट्टी साहब, जो माहिर कानून दान है। ये दो शख्सियतें मेरे प्रोग्राम में बतौर मेहमान जो मौजूद हैं, इनसे कोई बात लुकी छुपी या ढकी हुई नहीं है। ये सियासतदानों के चेहरे, पाकिस्तान की माशी मुश्किलात, नौजवानों को दरपेश मसाइल को बड़े करीब से जानते हैं और गहरी नजर रखते हैं। प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करने का मकसद ये है कि आखिर इलेक्शन के बाद कौन सी ऐसी सियासी पार्टी इक़्तिदार में आएगी जो मेरे वतन अजीज को दरपेश मसाइल दूर करेगी और पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की की मंजिलें अबूर करने में एक अहम किरदार अदा करेगी। जनाब फैसल शामी साहब, जनाब मुनीर भट्टी साहब, सबसे पहले तो मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू। अच्छा फैसल शामी साहब, आप ये बताइए कि आप एक गहरी नजर रखने वाले सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार भी हैं। सारी जिंदगी आपने अल्लाह की खुशनुदी के लिए अवाम को दरपेश मसाइल पर उनकी आवाज भी उठाई है। क्या देख रहे हैं आप मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखें शाम भट्ट साहब, अब मौजूदा सियासी सूरत हाल जो है वो सब आपके सामने है। इलेक्शन हो चुके हैं और कहा जा रहा था कि इलेक्शनों के हवाले से बहुत से मुतज़ाद बयान भी थे, लेकिन इलेक्शन हुए और देखें ये ऐसा इलेक्शन है कि हमारी नज़र में, और आपको पता है कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें जो हैं, कोई एक सियासी जमात जो है वो इस वक्त मतलब इस पोजीशन में नहीं है अकेली हुकूमत बना सके। अब ये ऐसा इलेक्शन हुआ है कि हमारे मतलब बहुत से माहिरीन भी और तजियाकार भी, हमारे दोस्त भी, हमारे बुजुर्ग भी कह रहे थे कि इलेक्शन हुआ है, बहुत साफ शफाफ हुआ है, लेकिन उसके बाद नताइज जो थे उसमें 24 घंटे का डिले कर दिए और आपको पता है कि 2 दिन तक मुसलसल नताइज आते रहे। तो उसमें बहुत से तजिया निगार उसमें भी कह रहे हैं कि शबूश बात थे, बहुत जब बाद में नताइज आए क्योंकि वो क्यों देर से हुए। लेकिन जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आपके सामने अवाम ने एक फैसला सुनाया और ये एक ऐसा फैसला है कि इसमें मिला जुला समझने अवाम ने मिला जुला फैसला दिया। इसमें ना मियां नवाज शरीफ साहब अक्सरियत में है, ना जनाब इमरान खान साहब अक्सरियत में है उनकी पार्टी, और ना ही जनाब जरदारी साहब की। अब इस पर देखेंगे वो पंजाब की हुकूमत जो है उसमें पंजाब में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है वो बनने जा रही है। पंजाब में नून लीग की अक्सरियत है। इसी तरह वफाक में अब देखेंगे जनाब कप्तान साहब की अक्सरियत है, क्योंकि तारीख में पहली दफा हुआ है कि बहुत बड़ी तादाद में आज़ाद अरकान जो हैं वो असेंबली में पहुंचे हैं और जो ज्यादातर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं उनका ताल्लुक जनाब कप्तान की जमात से है। और इसी तरह आप देख लें
KPK में इमरान खान साहब की जमात ने क्लीन स्वीप किया, सिंध में पीपल्स पार्टी की जो है उन्होंने क्लीन स्वीप किया, और बलूचिस्तान में जो है वो भी मिली जुली हुकूमत अब नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब बनाएंगे। और वफाक में आप देखें कि इस वक्त सूबों में तो हुकूमत क्लियर है, लेकिन वफाक में अब ये है कि जनाब जरदारी के हाथ में बॉल है, और जनाब जरदारी साहब ने अपना जो है उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब के हक में, मुस्लिम लीग नून के हक में उन्होंने फैसला दिया है। उन्होंने कहा जी हम वोट देंगे, हुकूमत बनाएंगे मियां नवाज शरीफ साहब के नून लीग की, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, हम उनके साथ मतलब वोट देंगे लेकिन हुकूमत में हम शामिल नहीं होंगे। और हुकूमत जो है इस वक्त बहुत से लोग कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर बनेंगे, लेकिन वो उस सूरत में था कि जब सादा अक्सरियत होती नून लीग की, लेकिन अब नून लीग की सादा अक्सरियत नहीं है। अब बाकी मुशावरत से जो भी होगा वज़ीर का नाम फाइनल होगा, और उसमें अब देखते हैं कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो भी वज़ीर के तौर पे उनका नाम सामने आ रहा है। तो अब सियासी सूरत हाल मिली जुली सियासी सूरत हाल है जो इलेक्शन के बाद हुई है, सारे नतीजे आपके सामने हैं, और अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। यानी कि आपके कहने का मकसद है कि मियां नवाज शरीफ की शेरवानी मियां शहबाज शरीफ को पहनाने की सोची जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से। अच्छा मुनीर भट्टी साहब, आप ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह एक माहिर कानूनदान हैं, आप क्या देख रहे हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए जी पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, अल्लाह करे खैर से हो गए। छोटी मोटी बातें तो हर जगह तो होती रहती हैं, और ये इलेक्शन होने के बाद हुकूमतें भी बन जाएंगी, लेकिन अफसोस ये है कि अगर ये लोग सारे मुखलस होके मुल्क के लिए काम करें तो मुल्क का कोई फ़ायदा हो सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जैसे अब पीपल्स पार्टी ने ये कहा है, पीपल्स पार्टी की बड़ी ख्वाहिश है कि बिलावल को वो वज़ीर आज़म बनाएं, लेकिन चूँकि उनकी अक्सरियत नहीं है इसलिए उन्हें मानना पड़ता है। तो जरदारी साहब ने नून लीग को ऑफर की है, तो नून लीग उनका मकसद यह है कि नून लीग सिर्फ वज़ीर आज़म होगी, इनके वज़ीर बनेंगे, और तमाम कमेटियों के हेड और कौमी असम्बली के स्पीकर वो पीपल्स पार्टी से होंगे, सदर की सीट और सदर भी वो पीपल्स पार्टी होगी। तो ये कितनी मतलब अजीब सी बात लगती है कि आप बराए नाम एक डमी वज़ीर आज़म बनाएंगे शहबाज शरीफ साहब को, और आप कल को ये कहने के काबिल हो जाएंगे जो किया हुकूमत ने किया। और जब ये सूरत हाल होगी उस वक्त मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। जब तक तमाम पार्टियां मिल के इस मुल्क के बारे में नहीं सोचेंगी नहीं होगा। रही आपने कहा कि इमरान खान का क्या होगा, तो इमरान खान ने जो किया है उसकी सज़ा इमरान खान भुगत रहे हैं। वही इमरान खान कहते थे मैं जाऊंगा, मैं नवाज शरीफ का एसी बंद कर दूंगा, मैं जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा। तो आज देखिए कानूनी कुदरत है कि वो खुद जेल में है और खुद मोहताज है किसी का। जैसे देखिए ये 9 मई का वाकया पीटीआई ने करके बहुत बड़ी गलती की है, तारीखी गलती की है। एक स्टेट के साथ टक्कर और पाकिस्तान की आर्मी के साथ टक्कर, ये इन्हें बहुत महंगा पड़ेगा और महंगा पड़ना भी चाहिए। हमारा मुल्क है, हमारी स्टेट है, हमारी फौज है तो हम हैं। फौज हमें प्रोटेक्शन देती है, फौज की वजह से हम आराम से सोते हैं, सुकून की नींद सोते हैं। अगर कुछ बंदे उठ के चंद अफराद फौज की तनसीबात पे हमला करेंगे, फौज के घर पे हमला करेंगे, शहीदों की बेहुरमती करेंगे, तो मैं तो कहता हूं कि पीटीआई को बिल्कुल ही बैन करना चाहिए था। हुकूमत को बिल्कुल ही बैन होती ताकि आइंदा के लिए कोई ऐसी बात ना हो जाती। अब पीटीआई ने एक ऐसे अपना बंदे को वजीर आजम के लिए, अपना वजीर आला के लिए नामजद किया है जो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस है। क्या स्टेट सब कुछ भूल गई? क्या स्टेट इतनी रह गई कि अभी तक किसी बंदे को पनिशमेंट नहीं मिल सकी? ये क्या बात हुई कि सिविलियन का ट्रायल जो ना फौजी अदालतों में नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? जब कोई बंदा, फौजी बंदा मेरे घर पे आगे अटैक करेगा, सिविल बंदा अटैक करेगा, तो मुझे पूरा हक है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने का। तो अगर तो इसी तरह होना है, एक कुछ पार्टियों ने, सियासी पार्टियों ने इसी तरह करना है कि मुल्क की तंजीबात पे, मुल्क की सालमियत पे हमला करना है,
تو اس سے پاکستان کی سالمیت کو بہت بڑا نقصان ہوا جو پی ٹی آئی نے کیا. اب بھلے وہ ان کے آزاد امیدوار بہت زیادہ جیتے ہیں، اور جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس طرح دھاندلی ہوئی. بڑا مصیبت یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی بندہ الیکشن سے مطمئن نہیں ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں رانا ثناء اللہ کو اور سعد رفیق صاحب کو، جنہوں نے سر عام اپنی شکست کو قبول کی. تو اس طرح دوسری پارٹیاں بھی قبول کریں. ابھی مولانا صاحب دیکھیں وہ سیٹیں بھی لے گئے اور پھر کہہ رہے دھاندلی ہوگی. پی ٹی آئی کہتی دھاندلی ہوگی، نون لیگ کہتی دھاندلی ہوگی، پیپلز پارٹی کہتی دھاندلی ہوگی، جماعت اسلامی کے کہتی دھاندلی ہوگی، ایم کے ایم کے کہتی دھاندلی ہوگی. اچھا بھٹی صاحب، میں اپنا آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا، بلکہ آپ سے مزید اور بہت کچھ بھی جانوں گا. میں اب رخ کرتا ہوں فیصل مجیب شامی صاحب کی جانب. اچھا فیصل شامی صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جو امیدوار ہیں جنہوں نے الیکشن جیتا، دوسری جانب سابقہ حکومت پی ٹی ایم اور مختلف سیاسی جماعتیں، پی ٹی آئی نے یہ کر دیا، پی ٹی آئی نے وہ کر دیا، اس کے باوجود کیا سمجھتے ہیں آپ کے عوام نے فیصلہ نہیں کیا پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کے حق میں اور فیصلہ کرتے ہوئے ان کو باری اکثریت دلوائی؟ کیا کہتے ہیں آپ شامی صاحب اس بارے؟ دیکھیں، یہ تو مطلب عوام نے فیصلہ بنا دیا، اور پی ٹی آئی جو جناب کپتان خان صاحب جو ہے ان کی جماعت کو بلے کے نشان سے، جو ان کا انتخابی نشان تھا، پارٹی کا نشان تھا، اسے محروم ہونا پڑا. اس کے بعد جناب خان صاحب کی چیئرمین شپ بھی گئی، اور جناب عمران خان صاحب کو جیل میں بھی جانا پڑا، اور ابھی بھی وہ جیل میں ہیں. لیکن دیکھیں، جیل میں رہ کے نہ انہوں نے کمپین کی، نہ کوئی بات کی. اور یاد ہوگا، میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ کے 2 دن میں کہا کہ جب تک خان صاحب جیل میں نہیں جائیں گے وہ لیڈر نہیں بنیں گے. اور اس وقت دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور بغیر کسی کمپین کے، بغیر کسی اس کے کوشش کے، وہ ان کے امیدوار جو ہے اس وقت اپنا لوہا بنوا چکے ہیں. عوام نے فیصلہ دے دیا، اور شاید یہ وہ ووٹ ہے عوام کا جو شاید ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی ہمدردی میں اور حکومت کے خلاف نفرت میں عوام نے جوک در جوک ووٹ عمران خان صاحب کی پارٹی کو دیا ہے. کیونکہ آزاد امیدوار جتنے بھی ہیں، کیونکہ ان کو بلے سے نشان محروم ہونا پڑا تھا، بلے کے نشان سے، تو انہوں نے آزاد الیکشن لڑا. اور یہ بھی تاریخ میں ایک تاریخ رقم ہوگی ہمارے ملک میں کہ کبھی آج تک اتنی بڑے مطلب بے شک پارٹی کے تھے لیکن آزاد نشان پہ کبھی بھی آج تک میرے خیال اتنے زیادہ امیدوار نہیں جیتے. اور اب جیسے بھٹی صاحب نے بات کی، خان صاحب جیل میں ہیں، تو وہ مکافاتی عمل ہے، جیسے انہوں نے کیا ویسے بھگت رہے ہیں. لیکن عوام کا جو فیصلہ ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ہمدردی دکھا دی. اور آج جیسے بات ہوئی کہ موجودہ انتخابوں میں بڑے بڑے برج الٹ گئے، جناب رانا ثناء اللہ صاحب ہار گئے، جناب سعد رفیق صاحب ہار گئے، لاہور سے روہیل اصغر صاحب کی بڑی پکی سیٹ تھی وہ ہار گئے. پھر بعد کہتے ہیں میاں نواز شریف صاحب جو قائد مسلم لیگ نون ہے وہ سواد سے کے پی کے سے ہار گئے. پھر اسی طرح بلاول بھٹو صاحب جو ہیں چیئرمین پیپلز پارٹی ہیں، وہ لاہور میں ہار گئے، اور بدترین شکست ان کو ہوئی ہے. صرف 15,000 ووٹ ان کو ملے ہیں بلاول صاحب کو. اور کہتے ہیں کہ لاہور میں انہوں نے پیپلز پارٹی نے نوٹوں کی بوریاں پھینک دی تھی، لیکن وہ نوٹ اہلیان لاہور کو نہیں پسند آئے اور انہوں نے بلاول صاحب کو شکست دے دی. تو یہ ایسا ایک آیا ملا جلا رزلٹ آیا کہ شاید کسی کی سوچ بھی نہیں تھی. اور عمران خان صاحب جو ہیں، جیسے میں نے پہلے بات کیا، وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کو بعض جماعت اسلامی صاحب کی طرف سے بھی ان کی کوشش ہے ان سے رابطہ کریں، حکومت بنائیں. اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اگر ملتے ہیں پھر تو ان کی حکومت بازی ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات کہ جناب زرداری صاحب چاہ رہے تھے کہ بلاول کو وزیر اعظم بنوائیں، لیکن ان کی اکثریت نہیں، جیسے بھٹی صاحب نے بھی کہا کہ ان کی اکثریت نہیں مل سکی جماعت کو. لیکن پھر بھی پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی قوت پیپلز پارٹی بنی ہے، اور اس وقت پیپلز پارٹی کے بغیر، ان کے جناب زرداری کے ساتھ کے بغیر نہ عمران خان صاحب حکومت بنا سکتے ہیں اور نہ میاں نواز شریف صاحب بنا سکتے ہیں. اور یہ ہمارے بزرگوں کی محفل تھی، اس میں ایک بات ہوئی تھی کہ جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہیں، نون لیگ جو ہے ان کو پنجاب میں حکومت بنانی چاہیے، وفاق میں ان کو چھوڑ دینا چاہیے تاکہ آئندہ ان کا مستقبل بہتر ہو سکے. اور عمران خان صاحب جو ہیں، عوام نے ان کو پسند کیا، ان کے امیدواروں پہ ایک اعتماد کا اظہار کیا.
तो अब देखते हैं कि इमरान खान साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या होता है, कि वो जेल से निकल सकते हैं कि आएंगे बाहर रहेंगे या हुकूमत बनाते हैं कि नहीं, ये अब वक्त बताता है। अच्छा मुनीर भट्टी साहब, आप ये बताइए कि आप माहिर कानून हैं, क्या समझते हैं कि क्या ये इलेक्शन बिल्कुल जो हुए हैं अपना साफ और शफाफ हुए हैं? दूसरी बात, क्या जेल काटने के बगैर कोई लीडर नहीं बन सकता जो अवाम के हक में अच्छा सोचे, अवाम की बेहतरी का सोचे? क्या लीडर बनने के लिए वो काफी नहीं, या जेल काटना भी लीडर की बुनियादी जिम्मेदारी में शामिल है? नहीं जी, ये तो बुनियादी जिम्मेदारी में शामिल नहीं है कि लीडर का जेल जाना जरूरी है। अगर लीडर अच्छे काम करेगा, जेल अपने करतूतों की वजह से जाते हैं, जब इक़्तिदार में आते हैं तो ऐसे गलत काम करते हैं, ऐसे ऐसे घपले करते हैं, तो बाद फिर वो कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर उनका जेल मुकद्दर बन जाती है। और फिर वहाँ से वो फिर जब सियासत करते हैं, बाहर आते हैं तो कहते हैं जी कि बहुत बड़ा लीडर बन गया, जी उनके काम कह लिया। ऐसा नहीं हो सकता, जेल के बाहर रह के भी लीडर बन सकता है। और ये बहुत सारी मिसालें कायम हैं। हमारे खुलफाए राशिदीन जो थे, उन्होंने इस्लाम के असूलों के मुताबिक हुकूमत की, और वहाँ पे तो कोई जेल नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। जब कोई काम गलत करेगा नहीं तो जेल जाएगा। जेल इसलिए जाता है कि जब वो गलत काम करता है। दूसरा, आपने फरमाया कि जी इलेक्शन सही हुए हैं। इलेक्शन इस मुल्क में आप जितना भी सही करा लें, फरिश्ते भी आके इलेक्शन कराएं तो ये कहेंगे कि नहीं सही। अगर आपकी अक्सरियत है, आप जीत गए तो आप कहते हैं जी ठीक है, जो जीत गया उसके लिए इलेक्शन ठीक है, जो हार गया उसके लिए इलेक्शन नहीं है। हमारा अखलाकी मेयार इस कदर गिर गया है कि जो बंदा सीट लूज कर गया है, वो बंदा मानने के लिए तैयार ही नहीं कि भी मैं जेल हार गया, अवाम ने मुझे मुंतखब नहीं किया, मैं हार गया। तो ये बात है कि इलेक्शन जो ना, जितने इलेक्शन बहुत अच्छे हुए हैं। देखें, अगर पीटीआई कहती है कि धांधली हुई है, तो उनके अपने इलाके में धांधली नहीं हुई, पंजाब में होगी या सिंध में होगी, तो ये गलत बात है। अपनी गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। अगर लोगों ने कबूल नहीं किया या लोगों ने सपोर्ट नहीं किया तो अल-ऐलान कहना चाहिए कि जी मुझे लोगों ने पसंद नहीं किया, लिहाजा मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आवाम की खिदमत करके इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट हासिल करने में कामयाब होगा। अच्छा नाज़रीन, देखे, मैंने फैसल शामी साहब से भी, मुनीर भट्टी साहब से भी सवालात किए हैं। क्यों किए हैं? कि अवाम को आगाही मिले, अवाम देखे समझे कि आखिर क्या मामला है और चल क्या रहा है। और बातें तो लंबी हो जाती हैं, लेकिन मुख्तसर बात यही है कि लीडर वही है जो मेरे और आपके प्यारे मुल्क पाकिस्तान का सोचे, जो मेरे नौजवान यूथ का सोचे, और जो मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के बारे में सोचे कि पाकिस्तान को इन मसाइल से कैसे निकालना। इसी के साथ अपने मेजबान शाम भट्ट को इजाजत दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।